गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का न्यू चैप्टर नंबर 5 डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी। किसके बारे में? डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी के बारे में आज हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में अनेक ऐसी महिलाओं ने जन्म लिया है जिन्होंने अपने अथक परिश्रम एवं लगन के बलबूते इतिहास में विशिष्ट स्थान प्राप्त कर लिया है। तो हमारा जो इंडिया है वहाँ पर ऐसी महिलाएं हैं, ऐसी औरतें हैं, ऐसी औरतों ने जन्म लिया है जहाँ पर उन्होंने इतना परिश्रम किया है, इतना हार्डवर्क किया है, इतनी डेडिकेशन के साथ किया है कि उन्होंने हमारे भारत में एक अलग स्थान प्राप्त किया है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल में हुई मदर टेरेसा। ऐसी ही एक महिला थी डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी। उनकी महान सेवाओं के लिए भारत सरकार ने उन्हें 1956 में पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया था। तो ऐसी ही एक महिला थी जिनका नाम क्या था? डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी। उनकी महान सेवाओं मतलब उन्होंने हमारे भारत के लिए इतनी सारी चीज़ें करी थी, इतना हमारे भारत में उनका सहयोग है भारत की औरतों के लिए और बहुत सारे बच्चों के लिए भी कि भारत ने उन्हें 1956 में भारत सरकार ने उन्हें 1956 में पद्म भूषण एक अवार्ड होता है जिसकी उपाधि उन्हें अलंकृत की थी। डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी मद्रास विधानसभा से भारत में बनने वाली पहली महिला विधानसभा उपाध्यक्षा थीं। तो जो हमारी मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी थी वो विधानसभा में, ठीक है, मद्रास आज कहाँ पर है? मद्रास कहाँ पर है? आज चेन्नई में, ठीक है। तो वहाँ पर जो मद्रास लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसकी वो क्या थी? स्पीकर थी। मतलब उस असेंबली के लिए जो बोलते हैं स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उन्हें वो बनाया गया था। तो वो प्रथम महिला विधानसभा उपाध्यक्षा थी। अखिल भारतीय महिला संगठन की स्थापना और संचालन में भी उनका प्रमुख हाथ था। मतलब जो ऑल इंडिया वुमेन ऑर्गेनाइजेशन जो खुला था जिसमें वुमेन के लिए काम किया जाता था, उसका इस्टेब्लिशमेंट भी उसकी जो स्थापना थी उसको संचालन किसने किया था? और उसका संचालन किसने किया था? किसका सबसे बड़ा हाथ था? डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी का ही सबसे बड़ा हाथ था उसमें। मुत्तुलक्ष्मी, अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने इतना सब कुछ की तो उन्होंने उपाधि प्राप्त करी, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ में कितना स्ट्रगल किया उस बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। मुत्तुलक्ष्मी का जन्म 30 जुलाई 1886 को पुडुकोट्टा में हुआ था। तो जो मुत्तुलक्ष्मी थी उनका जो बर्थ है वो कब हुआ था? 30 जुलाई को हुआ था 1886 को। कहाँ पर? पुडुकोट्टा में। 9-10 वर्ष की आयु में ही उन्हें दमा की बीमारी हो गई थी। तो जब वो 9 से 10 साल की थी तभी उन्हें कौन सी बीमारी हो गई थी? दमा की। दमा मतलब अस्थमा की। जब आपको सांस लेने में कोई दिक्कत होती है वो वाली बीमारी उन्हें कब से हो गई थी? 9-10 साल की थी वो, तब से ही हो गई थी। परंतु सदा बीमार रहने वाली बालिका ने ऐसे चमत्कार कर दिखाए कि लोग आश्चर्यचकित रह गए। लेकिन अब जो ये बीमारी होती है ना बच्चों, ये हमेशा जब तक आप जिंदा रहोगे तब तक आपको ये बीमारी लगी रहेगी। उसके लिए आपको एक मेडिसिन वगैरह आपको हमेशा अपनी पॉकेट में डाल के रखनी होती है, ठीक है। तो ये बीमारी आपको हमेशा अगर है तो फिर वो हमेशा लाइफ टाइम रहेगी। तो ऐसी सदा बीमार रहने वाली बालिका ने ऐसे ऐसे चमत्कार किए कि लोग क्या हो गए? बहुत आश्चर्यचकित हो गए, ठीक है। उन दिनों लड़कियों को पढ़ाने का चलन बहुत कम था। तो पुराने ज़माने की बात हो रही है तो उस समय क्या था? लड़कियों को बिल्कुल पढ़ाया नहीं जाता था, उन्हें सिर्फ घर के कामों में ही व्यस्त रखा जाता था। पुडुकोट्टा के दीवान साहब ने बालिकाओं की शिक्षा के लिए एवं प्रारंभिक पाठशाला स्थापित की। जो पुडुकोट्टा शहर है वहाँ के जो दीवान साहब थे, ठीक है, मतलब जो पहले क्या होता था, पहले ऐसे चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर नहीं होते थे, ऐसे गाँव वगैरह जो होता है ना, ठीक है, तो उसके क्या होते थे? दीवान साहब या पंचायत वगैरह लगती थी तो वो लोग होते थे। तो वहाँ के जो दीवान साहब थे उन्होंने क्या किया था? पुडुकोट्टा में बालिकाओं को शिक्षा मिले, मतलब लड़कियों को शिक्षा मिले, इसलिए उन्होंने प्रारंभिक एक पाठशाला भी स्थापित करी थी। छात्रवृत्ति का लालच देकर भी बहुत कम बालिकाओं को पाठशाला में आने के लिए आकर्षित किया जा सका। उन्होंने स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करी बालिकाओं को, ठीक है। तब भी क्या हुआ? बहुत कम बालिकाएं मतलब अट्रैक्ट हो सकी स्कूल से और बहुत कम बालिकाएं ही स्कूल में आ सकी। मुत्तुलक्ष्मी पर्दे वाली गाड़ी में बैठकर पढ़ने जाती थी। तो मुत्तुलक्ष्मी कौन सी गाड़ी में बैठ के पढ़ने जाती थी? पर्दे वाली गाड़ी में। ताड़ के पत्तों पर अक्षर अंकित किए जाते थे। तो पहले ऐसा नहीं होता था कि
आपको ब्लैक बोर्ड मिल रहा है, चौक मिल रहा है, कॉपी पेंसिल पेन मिल रहा है, नहीं। पहले पत्ते, जो ताड़ के जो पत्ते होते हैं ना, पेड़ वगैरह के पत्ते होते हैं, उसको ही निकाल के उस पर ही लिखते थे और ऐसे ही पढ़ते थे। मुत्तुलक्ष्मी के पिता ने अध्यापक से कहा था, तो मुत्तुलक्ष्मी के जो फादर थे उन्होंने उनके टीचर से बोला था, मुत्तुलक्ष्मी के टीचर से, मेरी बच्ची को धोबी और दूध का हिसाब लिखने लायक पढ़ा दो। तो उनकी भी ये था कि मेरी बेटी को इतना पढ़ा दो कि वो एक दूध का हिसाब लिख ले और एक किसका लिख ले, धोबी का हिसाब लिख ले। तो ऐसा उन्होंने मुत्तुलक्ष्मी के फादर ने उनके मुत्तुलक्ष्मी के टीचर से बोला था। तब बालिकाओं को अंग्रेज़ी बिल्कुल नहीं पढ़ाई जाती थी। तो उस समय तो भाई पहले बालिकाओं को ही नहीं पढ़ाया जाता था, लेकिन उस समय बालिकाओं को अंग्रेज़ी भी बिल्कुल नहीं पढ़ाई जाती थी। पर मुत्तुलक्ष्मी की प्रतिभा को देखकर अध्यापक ने उन्हें फर्स्ट स्टैंडर्ड तक अंग्रेज़ी पढ़ा दी। लेकिन जब टीचर ने देखा कि मुत्तुलक्ष्मी बहुत होशियार है, वो बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को समझती हैं, पकड़ती हैं, तो उन्होंने मुत्तुलक्ष्मी के टैलेंट को देखकर उन्होंने क्या किया, मुत्तुलक्ष्मी को फर्स्ट स्टैंडर्ड तक क्या पढ़ा दी, इंग्लिश पढ़ा दी। मुत्तुलक्ष्मी के पिता विद्वान थे और महाराजा कॉलेज के प्राचार्य थे। जो मुत्तुलक्ष्मी के जो पापा थे, उनके जो फादर थे, वो बहुत क्या थे, एक स्कॉलर थे और क्या कहते हैं, प्रिंसिपल थे किसके, महाराजा कॉलेज के। वे कठोर, अनुशासन प्रिय, दृढ़ चरित्र तथा संकल्प के धनी होने के साथ साथ स्वतंत्र विचारों के व्यक्ति थे। ठीक है, तो अनुशासन प्रिय मतलब डिसिप्लिनरी, ठीक है, जो डिसिप्लिन में रहता है इंसान। दृढ़ चरित्र मतलब स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के साथ, ठीक है, तथा संकल्प मतलब एक अच्छा, आपको क्या लेना है, संकल्प के धनी मतलब रिच इन डिटर्मिनेशन, आपके अंदर एक डिटर्मिनेशन होनी चाहिए काम करने की। एज वेल एज, अब वो होने के बाद साथ साथ स्वतंत्र विचारों के व्यक्ति, मतलब एक इंडिपेंडेंट थॉट्स थे उनके, मतलब उनकी जो सोच थी वो बहुत ज़्यादा उस ज़माने की नहीं थी, आप कह सकते हैं बहुत अच्छी सोच थी और वो अच्छा सोचते थे, खुले विचारों के व्यक्ति थे, स्वतंत्र विचारों के व्यक्ति थे। मुत्तुलक्ष्मी की प्रतिभा देखकर उनके पिता ने उन्हें आगे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। तो जब उनके पिता ने देखा कि मुत्तुलक्ष्मी पढ़ने में अच्छी हैं, आगे बढ़ती जा रही हैं, तो उन्होंने उन्हें और ज़्यादा क्या किया, प्रोत्साहित किया और ज़्यादा एंकरेज किया कि आप और आगे पढ़ो। मैट्रिक की परीक्षा तब बहुत कठिन होती थी। जो मैट्रिक की परीक्षा होती थी, मतलब जो 10th की एग्ज़ाम्स होते थे, वो तब बहुत ज़्यादा क्या होते थे, टिपिकल होते थे। हर कोई बच्चा उसे पास नहीं कर सकता था। 100 में से केवल 10 छात्र मैट्रिक की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। तो 100 बच्चों ने क्या किया, मैट्रिक की परीक्षा दी, लेकिन उसमें से कितने छात्र निकले, कितने छात्र पास हुए, सिर्फ 10। और उनमें मुत्तुलक्ष्मी अकेली लड़की थी। तो जो 10 बच्चे पास हुए थे, उसमें से 10 में से एक जो मुत्तुलक्ष्मी थी, वो अकेली लड़की थी जो पास हुई थी। इंटरमीडिएट के पश्चात स्वास्थ्य खराब होने के कारण मुत्तुलक्ष्मी को 1 वर्ष के लिए पढ़ाई छोड़नी पड़ी। मतलब इंटरमीडिएट मतलब 12th की परीक्षा के बाद मुत्तुलक्ष्मी की जो तबीयत थी वो इतनी ख़राब, मतलब थोड़ी ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से उन्हें 1 साल के लिए क्या करना पड़ा, अपनी पढ़ाई बिल्कुल छोड़नी पड़ी। फिर पुडुकोट्टा के महाराजा की संस्तुति एवं आर्थिक सहायता से 1907 में उन्होंने मेडिकल कॉलेज मद्रास में प्रवेश लिया। फिर क्या हुआ, जब उन्होंने 1 साल की गैप कर दिया, 1 साल की पढ़ाई छोड़ दी, फिर जो पुडुकोट्टा के जो महाराजा थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कॉलेज में, उन्हें मेडिकल कॉलेज मद्रास में प्रवेश दिलाने के लिए उन्हें आर्थिक सहायता करी और क्या कहते हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए एक तो फाइनेंशियल हेल्प करी उन्होंने, और उनके रिकमेंडेशन से उन्होंने क्या किया, महाराजा मेडिकल कॉलेज मद्रास में उन्होंने प्रवेश लिया। मुत्तुलक्ष्मी की बीमारी बढ़ गई थी। मैंने आपको बताया था वो बीमारी दमा की ऐसी है कि वो बढ़ेगी और वो लाइफ टाइम रहेगी। तो बीमारी क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। बीमारी के कारण वे रात भर जागती एवं परेशान रहती थी और उनकी जो बीमारी थी उन्हें दमा की, उसकी वजह से वो रात भर जागती थी और परेशान भी रहती थी। परंतु उनके अच्छे परीक्षा फल ने सबका मुंह बंद कर दिया। लेकिन जब उनके एग्ज़ाम्स हुए, रिज़ल्ट आया, तो सबका मुंह बंद हो गया, इतना अच्छा रिज़ल्ट आया था। तीसरे और चौथे वर्ष में शल्य चिकित्सा में 100% अंक लाकर उन्होंने सबको आश्चर्यचकित कर दिया। तो एक एग्ज़ाम होता है किसका, सर्जरी का एग्ज़ाम होता है। किसका एग्ज़ाम होता है, सर्जरी का। तो 3rd और 4th ईयर में उन्होंने जो सर्जरी का एग्ज़ाम था वो दिया और उसमें उनके 100% मतलब बहुत अच्छे नंबर आए, जिसकी वजह से सब क्या हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। मतलब बहुत ज़्यादा क्या हो गए, चौकन्ना, मतलब बहुत ज़्यादा वो लोग
क्या बोल सकते हैं, एस्टोनिस्ड हो गए। क्या हो गए, एस्टोनिस्ड हो गए, ठीक है, आश्चर्यचकित हो गए। सर्जरी में विशेष योग्यता तथा ऑनर्स के साथ 1912 में मुत्तुलक्ष्मी डॉक्टर बनी, और जब उन्होंने एग्ज़ाम्स वगैरह दे दिए, वो पास हो गई, तो उसके बाद वो 1912 में क्या बनी, डॉक्टर बनी। किसकी बनी बच्चों, सर्जरी की। किसकी डॉक्टर बनी, सर्जरी की वो डॉक्टर बनी 1912 में। किसी भारतीय विश्वविद्यालय से चिकित्सा में स्नातक होने वाली मुत्तुलक्ष्मी प्रथम महिला थी। तो जो मुत्तुलक्ष्मी थी वो पहली वुमेन थी जिन्होंने ग्रेजुएट किया था, किसमें, मेडिसिन में, कहाँ से, किसी इंडियन यूनिवर्सिटी से। मतलब इससे पहले किसी इंडियन यूनिवर्सिटी में किसी लड़की ने मेडिकल साइंस में ग्रेजुएशन करी ही नहीं थी, वो आ ही नहीं पाई थी ग्रेजुएशन तक के लेवल पे। इग्मोर के महिला एवं बाल रोग अस्पताल में उन्होंने प्रथम महिला सर्जन के रूप में नियुक्ति मिली। तो जो इग्मोर है वो एक जगह है, वहाँ पर महिला एवं बाल रोग मतलब जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं, उस अस्पताल में उन्हें पहली महिला सर्जन थी। वो क्या थी, पहली महिला सर्जन थी जिन्होंने जिसे क्या मिली थी, नियुक्ति मिली थी, अपॉइंट हुई थी वो पहली महिला सर्जन। 1913 में डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी का विवाह डॉक्टर सुंदर रेड्डी के साथ संपन्न हुआ। तो 1913 में मुत्तुलक्ष्मी की शादी किससे हो गई, डॉक्टर सुंदर रेड्डी के साथ, जो किंग जॉर्ज हॉस्पिटल में सर्जन थे। वो भी जिससे शादी हुई वो भी कौन थे, सर्जन थे, किस हॉस्पिटल के, किंग जॉर्ज हॉस्पिटल के। 1914 में मुत्तुलक्ष्मी ने निजी क्लिनिक खोला। तो 1914 में पहले तो वो किसी और हॉस्पिटल में उन्हें नियुक्ति मिली थी, लेकिन 1914 में उन्होंने क्या किया, अपना खुद का क्लिनिक खोला जिसमें वो सिर्फ खुद बैठती थी। समझ रहे हैं आप। आगे, चेन्नई में डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी की मुलाकात श्रीमती सरोजनी नायडू एवं बड़े बड़े नेताओं से हुई। तो जब वो चेन्नई में, मैंने आपको बताया था ना, कहाँ क्या बताया था उन्हें, कहाँ की विधानसभा में वो इलेक्ट हुई थी एज अ स्पीकर, मद्रास की, और मद्रास कहाँ पर है, चेन्नई में, ठीक है। तो चेन्नई में डॉक्टर जो मुत्तुलक्ष्मी थी उनकी मुलाकात किससे हुई, सरोजनी नायडू से और भी नेताओं से। वे सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने लगी, मतलब एज अ सोशल वर्कर, और जो सोशल काम किए जाते हैं, सोशल एक्टिविटीज़ की जाती हैं, उन्होंने उसमें पार्ट लेना चालू कर दिया। 1925 में भारत सरकार की छात्रवृत्ति पाकर डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी ने महिला एवं बाल रोग के उच्च अध्ययन के लिए प्रथम विदेश यात्रा की। तो जो 1925 में भारत सरकार ने उन्हें क्या दिया, स्कॉलरशिप दी, जिसकी वजह से डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी ने अपनी पहली ट्रिप करी, और हायर स्टडीज़ के लिए, किसके लिए, विमेंस के लिए और पीडियाट्रिक्स के लिए। हम लोगों ने पढ़ा है ना जीके में, बाल रोगों के लिए, तो वो फॉरेन गई और उन्होंने पढ़ाई करी, किसके हेल्प से करी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें क्या दिया था, स्कॉलरशिप दी थी, इस वजह से उन्होंने फॉरेन ट्रिप करी और पढ़ाई करी इस क्षेत्र में। वहीं जून 1926 में अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में जो पेरिस में हुआ था, भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया। तो 1926 में उन्होंने इंटरनेशनल वुमेन कॉन्फ्रेंस में पार्ट लिया, जो कहाँ पर हुई थी, पेरिस में हुई थी, और वहाँ पर उन्होंने जो भारत की महिलाएं हैं, इंडियन वुमेन हैं, उन्हें वहाँ पर रिप्रेजेंट किया। फिर 1926 में भारत लौटकर वे मद्रास विधानसभा की सदस्य निर्वाचित हुई। 1927 में डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी ने भारत का प्रथम बाल चिकित्सालय खोला। तो 1926 में वो भारत आई, जहाँ पर वो विधानसभा की सदस्य बनी। फिर 1927 में उन्होंने भारत का पहला बाल चिकित्सालय खोला, जहाँ पे बच्चों का इलाज होता है, ठीक है। तो उन्होंने पहला पीडियाट्रिक हॉस्पिटल खोला भारत में जब वो लौट कर आई। डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी ने विधायक के रूप में अनेक महत्वपूर्ण कार्य एवं सामाजिक सुधार किए। तो डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी जब एक स्पीकर बन गई, एमएलए बन गई, कहाँ की, मद्रास की, वो मद्रास लेजिस्लेटिव असेंबली की स्पीकर बन गई। तो डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी ने बहुत इम्पॉर्टेंट काम किए और सोशल रिफॉर्म्स किए एज अ एमएलए। मंदिरों में देवदासी प्रथा के विरुद्ध जनपद निर्माण किया, और जो पहले बच्चों जो मंदिर होते थे वहाँ पर एक क्या चलती थी, देवदासी प्रथा चलती थी, कि औरतें क्या रहेंगी हमेशा, मतलब कुछ औरतें जो हैं वो हमेशा मंदिर में रहेंगी, मंदिर का काम करती रहेंगी, मंदिर में ही सोएंगी, मंदिर में मतलब उनकी लाइफ मंदिरों में ही
देवदासी, मतलब वो दासी बन के रहेंगी, ठीक है। तो इस प्रथा के विरुद्ध उन्होंने स्टेप उठाए और फिर फरवरी 1929 में तमिलनाडु विधानसभा में एक बिल पास कराकर उन्होंने इस बुराई का उन्मूलन कराया और उन्होंने इसके लिए कदम उठाए, जिसकी वजह से 1929 में तमिलनाडु विधानसभा में एक बिल पास कराया उन्होंने, जिसकी वजह से ये जो प्रथा थी ये बिल्कुल उन्होंने जड़ से हटा दी। महिलाओं एवं बालकों की शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी अनेक बिलों को पास कराने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो ऐसे ही उन्होंने बालकों, मतलब बच्चों और महिलाओं की शिक्षा के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए उन्होंने बहुत सारे बिल भी पास कराए हैं। स्कूल में छात्र छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण कराने की पहल डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी ने ही की। तो आप देखते हैं ना, जो स्कूल में है ना जो होते हैं डॉक्टर्स वगैरह आते हैं, बच्चों का चेकअप करते हैं, तो इस प्रथा का भी, इस चीज़ का भी जो स्टार्टअप हुआ था वो किसने किया था? डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी ने ही करवाया था। इसके अतिरिक्त बाल कल्याण केंद्रों, शिशुओं के लिए विशेष अस्पतालों की स्थापना, नारी शिक्षा के लिए स्कूलों की स्थापना तथा निःशुल्क शिक्षा देने के लिए दिए जाने की संस्तुति भी डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी ने ही की थी। तो इससे हट के और भी चीज़ें देखी जाए तो जो बाल कल्याण केंद्र होते हैं, ठीक है, शिशुओं, मतलब जो बच्चों के लिए जो अस्पताल खोले जाते हैं उसकी स्थापना करी उन्होंने। नारी शिक्षा होती है, जो वुमेन एजुकेशन होती है, उसके लिए स्कूलों की स्थापना करी, जिसमें जो एजुकेशन है वो पैसों को लेकर नहीं, निःशुल्क पहुंचाई जा रही है। तो ऐसे ही उन्होंने बहुत सारे काम किए। 1930 में महान समाज सुधारक डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी ने अनाथ बालकों एवं बेसहारा बालिकाओं के लिए अवाई होम जैसी अखिल भारतीय ख्याति प्राप्त संस्था की स्थापना करी। तो 1930 में जो एक हमारी जो सोशल रिफॉर्मर थी डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी, उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक ऑर्फनेज खोला, किसके लिए? जिसका नाम था अवाई होम। किसके लिए था? जो अनाथ बच्चे होते हैं, ठीक है, गर्ल्स होती हैं, उनके लिए उन्होंने एक क्या खोला? अनाथ आश्रम जैसा आप बोल सकते हैं, वैसी चीज़ की उन्होंने क्या की? स्थापना करी। जीवन के अंतिम समय तक उन्होंने कुशलतापूर्वक इसका संचालन किया और जब तक वो जीवन, उन्होंने जब तक लाइफ जी तब तक उन्होंने इसमें काम करती ही रहीं। 1929 में गोलमेज सम्मेलन में लंदन में राजकुमारी अमृत कौर और बेगम शरीफ हमीद अली के साथ डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी तीसरी महिला प्रतिनिधि थी। तो एक क्या हुई थी? कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसका नाम था गोलमेज सम्मेलन, जिसमें जो लंदन की राजकुमारी थी, राजकुमारी अमृत और बेगम शरीफ हमीद अली के साथ जो हमारी थर्ड महिला थी वो थी हमारे इंडिया से डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी, जो तीसरी महिला प्रतिनिधि थी। 1929-30 में नमक सत्याग्रह के सिलसिले में महात्मा गांधी की गिरफ्तारी एवं महिलाओं पर अंग्रेजी पुलिस के अत्याचारों के विरोध में उन्होंने विधानसभा की उपाध्यक्षा पद से त्यागपत्र दे दिया। तो 1929-30 अभी आप इस पे आ जाइए, जो आज़ादी के लिए लड़ाइयाँ लड़ी जा रही थी तब एक नमक सत्याग्रह हुआ था, जिसकी वजह से महात्मा गांधी की गिरफ्तारी हुई थी और जो महिलाएं थीं उन पे अत्याचार हो रहे थे। तो उन्होंने, जो मुत्तुलक्ष्मी थी, वो जो उपाध्यक्षा थी जो हमने पहले पढ़ा, उन्होंने वहाँ से क्या कर दिया? रिज़ाइन कर दिया। उन्होंने अपनी पोस्ट को रिज़ाइन कर दिया और फिर उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अनेकों काम किए और जमकर वो उस पर भाग लिया। 1951 में उन्होंने दक्षिण भारत में प्रथम कैंसर अस्पताल की स्थापना करी। तो 1951 में उन्होंने जो दक्षिण भारत, हमारा भारत का दक्षिण है, वहाँ पर उन्होंने पहला कैंसर हॉस्पिटल खोला। क्या खोला? साउथ इंडिया में उन्होंने पहला हमारा कैंसर हॉस्पिटल खोला। देश के स्वतंत्र होने पर 1954-57 तक तमिलनाडु विधानसभा की सदस्य बनी। तो देश जब हमारा स्वतंत्र हो गया 1954-57 तक, वो क्या बन गई? तमिलनाडु की विधानसभा की सदस्य बन गई। वे चेन्नई कॉरपोरेशन की अध्यक्षा भी रहीं और फिर वो चेन्नई कॉरपोरेशन की अध्यक्षा भी रहीं, वहाँ की प्रेसिडेंट भी रहीं चेन्नई कॉरपोरेशन की। 22 जुलाई
22 जुलाई 1968 को भारत की यह महान महिला इस संसार से विदा लेकर परलोक सिधार गई। तो इनका जो डेथ हुई थी वो कब हुई थी? 22 जुलाई 1968 को इनकी डेथ हो गई थी। वे स्वयं में एक संस्था थी। तो अगर देखी जाए तो वो एक स्वयं में एक इंसान है जो खुद में ही एक संस्था है, जिन्होंने हमारे भारत के लिए एक नहीं अनेकों काम किए। उनके निधन पर भारतीय महिला परिषद की देशव्यापी शाखाओं ने शोक सभाएं आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि प्राप्त की। तो बहुत अच्छी अच्छी हस्तियों ने भी उनके लिए क्या किया, जो देशव्यापी शाखाएं, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, उन्होंने भी शोक सभाएं आयोजित करी और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करी। ठीक है बच्चों, तो आज के वीडियो में हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है। कल मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी। कल मिलते हैं। बाय बाय बच्चों।